हेलो दोस्तों, मैं हूं सीए दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। उम्मीद करती हूं कि आपको मेरे चैनल के अपडेट्स अच्छे लगते हैं। अगर अच्छे लगते हैं तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बने बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको रेगुलर अपलोड्स के बारे में पता चल सके। इसके साथ साथ आप मुझे लिंक्डइन, ट्विटर, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। बिकॉज जीएसटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉन्टिन्यूअसली इवॉल्व हो रहा है रेगुलर बेसिस पे। इस पे इतने सारे नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स एक्सेट्रा आ रहे हैं। आप ही की रिक्वेस्ट पे दोस्तों मेरी मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च हो चुकी है टैक्स विदाउट टीयर्स के नाम पे। यहाँ पे आप बहुत सारे कोर्सेज को आप देख सकते हो, चाहे वो जैसे कि आपके नोटिस के बारे में कैसे रिवर्ट करना है, आपको इनपुट के रिगार्ड में प्रैक्टिकल एज वेल एज कंसेप्चुअल सारी क्लैरिटी आपको मिलेगी। रिटर्न फाइलिंग पोर्टल, ई वे बिल, ई इनवॉइसिंग एक्सेट्रा, और इन सभी के कॉम्बो कोर्सेज भी आप अवेल कर सकते हैं। अब दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कल है 1 जुलाई 2022, यानी जीएसटी को आए हुए हो जाएंगे 5 साल। इसका मतलब इन 5 सालों में बहुत सारे चेंजेस हुए, और इसी बात के साथ साथ जो कल यानी 29 जून को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, उसमें बहुत सारे चेंजेस आए और बहुत फेवरेबल चेंजेस आए हैं। यानी आपको एज अ टैक्स पेयर या एज अ बिजनेसमैन बहुत बेनिफिट होगा। कुछ एक चेंजेस नो डाउट ऐसे भी हैं जिनसे आपके एक तरह से आपकी एग्जेम्पशन विड्रॉ कर लिया, या आपके रेट ऑफ टैक्सेस जो है बेसिकली जीएसटी का रेट वो इंक्रीज कर दिया। बट एट लार्ज पेस अगर मैं बात करूं, लार्जली अगर हम बात करें तो आपको बेनिफिट मिला है। अब ये प्रेस रिलीज क्या कहती है, आइए दोस्तों, मैंने प्रेस रिलीज को ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, इसका लिंक भी मैं आपको शेयर कर दूंगी। अब जैसे हम प्रेस रिलीज पे जाते हैं ना तो दोस्तों इसमें कई सारे पॉइंट्स हैं। देखिए अगर आप देख सकते हैं अच्छी खासी लंबी प्रेस रिलीज है। अब इस प्रेस रिलीज में जो पॉइंट्स है उसमें प्रोसीजरल पार्ट भी और रेट्स का पार्ट भी, कि रेट्स आपके कहां कम ज्यादा किए गए हैं। तो सबसे पहले ना मैं आपको प्रोसीजरल पार्ट पे लेके जाती हूँ कि क्या क्या बेनिफिट आपको पास ऑन किया जाएगा। सो जुलाई मंथ ना आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा क्रूशियल होने वाला है, बिकॉज आपके पास बहुत सारे नोटिफिकेशन, बहुत सारे सर्कुलर्स एक्सेट्रा आने वाले हैं जो आपको फैसिलिटेट करेंगे आपके बिजनेस में। बिकॉज बहुत ही बेहतरीन मेजर्स लाए गए हैं एक्सपोर्टर्स के लिए खासकर, ठीक है। और जो रिफंड लेते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का, उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है। आइए देखते हैं हम कहां कहां से बेनिफिट स्टार्ट होते हैं। अब देखिए यहां पे देखिए ए मेजर्स फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन, मैं इसको थोड़ा सा और एनलार्ज कर देती हूं, ठीक है। अब देखिए वेवर फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन अंडर सेक्शन 24 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट फॉर पर्सन सप्लाइंग गुड्स थ्रू ईसीओज। दोस्तों अगर सेक्शन 24 आप देखेंगे, आपको पता ही है मैंने सीबीआईसी की वेबसाइट पे जाके हम taxinformation.cbic.gov.in पे हम लोग एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, फॉर्म्स एक्सेट्रा सब कुछ बहुत अपडेटेड मैनर में आप एक्सेस कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी मैं आपको सेक्शन पे ही लेके जा रही हूं। यहां पे हम लोग एक्ट सिलेक्ट करेंगे, सिंपल सा एक्ट जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो, यहाँ पे जीएसटी के अंदर हमने एक्ट्स में गए, सीजीएसटी आ गया। अब सेक्शन नंबर 24 में खोल देती हूँ। 24 क्या कहते हैं, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन आप किस किस केसेस में लेंगे। यानी चाहे आपकी थ्रेशोल्ड लिमिट एक्सीड हो या ना हो, लेकिन आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेनी ही पड़ेगी। ये वो केसेस हैं। इसी के अंदर आपके पास एक पॉइंट क्या आता था, ये देखिए यहां पे इन्होंने क्या कहा, 24 का ब्रैकेट 9 क्लॉज। अब 9 पे ही हम लोग जाते हैं। द पर्सन्स हु सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और बोथ अदर देन द सप्लाईज व्हिच आर स्पेसिफाइड इन 9 ब्रैकेट 5, ठीक है, through the electronic commerce operators who is required to collect tax at source under section 52। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिन पे टीसीएस के प्रोविजंस लगते हैं, अगर आप उनके थ्रू अगर कोई भी सप्लाई कर रहे हो, चाहे गुड्स की हो बीट ऑफ सर्विसेज, तो वी विल नॉट सी कि आपका थ्रेशोल्ड एक्सीड हुआ या नहीं, आपको कंपलसरी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बट दोस्तों अगर आज की बात करें, डिजिटलाइजेशन बहुत जरूरी है। अगर आपकी प्रेजेंस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं है तो आपका कहीं ना कहीं आप अपने बिजनेस को डेंजर में डाल रहे हो। तो इसी बात को रियलाइज करते हुए गवर्नमेंट ने ये रिलैक्सेशन दी है कि आपके लिए अगर आपका टर्नओवर ज्यादा नहीं है, यानी थ्रेशोल्ड से नीचे है, ऑल ओवर इंडिया पैन लेवल पे हम जब चेक करेंगे तो कोई बात नहीं, आपको इस मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन वाली रिक्वायरमेंट से हम हटाते हैं। आपका थ्रेशोल्ड एक्सीड हो तभी आप लीजिएगा, अदरवाइज मत लीजिएगा। लेकिन एक और कंडीशन है, द पर्सन शुड नॉट मेक एनी इंटरस्टेट सप्लाई। यानी इंट्रा स्टेट सप्लाई करोगे और आप विद इन थ्रेशोल्ड करोगे तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपका थ्रेशोल्ड एक्सीड हुआ या आपने इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन करी, तो इन दैट केस आपको
क्या करना पड़ेगा, आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। तो पहला बेनिफिशियल चेंज जो आया वो ये आया है। सेकेंडली, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स भी अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स के थ्रू सप्लाई कर पाएंगे सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। इट इज जस्ट लाइक दैट दोस्तों, जैसे आप सेल पीरियड में जब आप शॉपिंग करने जाते हो, दूर से लिखा हुआ होता है 50% ऑफ, नीचे लेकिन छोटा सा स्टार मार्क होता है टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो वही बात है, आपको बेनिफिट भी बहुत दिया लेकिन विद सर्टेन कंडीशंस। तो डिटेल्स ऑफ द स्कीम विल बी वर्कड आउट, यानी कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए कैसे ये पर्टिकुलर स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा, ये सारी चीजें आपकी डिटेल डॉक्यूमेंट में लाई जाएंगी। और ये कब से इंप्लीमेंट करने का इरादा है, 1 जनवरी 2023, यानी लगभग 6 महीने बाद इस पर्टिकुलर स्कीम को भी इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो ये बहुत ही बेहतरीन चेंजेस है, किसके लिए, कॉम्पोजिशन टैक्स पेयर्स के लिए, साथ ही उन लोगों के लिए जो सप्लाई कर रहे हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स। नेक्स्ट, अब ये बहुत ही ज्यादा वेलकम चेंज है दोस्तों। चेंज क्या है आप ये देखिए, amendment in formula prescribed in sub rule 5 of rule 89 for calculation of refund of unutilized tax credit on the account of inverted duty structure। यानी मीनिंग क्या है, सपोज कीजिए आपका आउटपुट जो स्ट्रक्चर है, यानी आउटपुट जीएसटी आप मान के चलिए आपका 5% पे है, लेकिन आपके इनपुट जो आप प्रोक्योर कर रहे हो वो 12% या 18% पे है। ऐसे केस में हमेशा आपके क्रेडिट लेजर में क्रेडिट रहेगा ही रहेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट रहेगा ही। तो उसके रेस्पेक्ट में टैक्स पेयर्स क्या करते थे, रिफंड लेते थे। अब गवर्नमेंट ने यहाँ पे ना 2 चेंजेस किए, क्योंकि गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं लगता है कि लोग फ्रॉडुलेंटली रिफंड ले रहे हैं। तो उसी के रिस्पेक्ट में दोस्तों मैंने ऑलरेडी पहले भी एक अपनी वीडियो बना रखी है कि अब जीएसटी के ऑफिसर्स जो हैं, अब इन बेसिकली डिपार्टमेंट ने जो मुश्किलें बढ़ाई है वो क्या बढ़ाई है कि अब रिफंड का भी स्क्रूटनी होगा। आपने रिफंड ले भी लिया ना अगर डिपार्टमेंट से, तो दोबारा चेकिंग हो सकती है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के केस में क्या किया दोस्तों, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे आइटम जिन पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बनता था उनका तो रेट ही इन्फ्लेट कर दिया ताकि आपका रिफंड ही ना बने, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आज भी आपके ऊपर रिफंड बन रहा है तो हमारे पास प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी कि इनपुट सर्विसेज का हमें रिफंड नहीं मिल रहा था, यानी हमें इनपुट्स का ही मिल रहा था, इनपुट सर्विसेज का नहीं मिल रहा था। तो अब वेलकम चेंज क्या आ जाता है, देयर इज अ चेंज इन फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिफंड अंडर 89(5) दैट विल टेक इनटू कंसिडरेशन द आईटीसी ऑन अकाउंट ऑफ इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज। यानी अब आपके लिए एक साई ऑफ रिलीफ है, अगर आज भी आप एलिजिबल रहोगे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड लेने के लिए तो आप केवल इनपुट्स का ही नहीं, इनपुट सर्विसेज का भी रिफंड ले पाओगे। तो आई होप दोस्तों जो भी इस इंडस्ट्री में फॉल कर रहे हैं उन लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है ये, ठीक है। लेकिन अभी इसके अंदर मैं फर्स्ट पॉइंट पढ़ाऊंगी प्रेस रिलीज का, जहां पे जिन लोगों का रेट इन्फ्लेट किया गया वो भी मैं आपको बताने वाली हूं, ठीक है। अब इसके बाद क्या कहते हैं, तो यहां पे इन्होंने क्लियर बता दिया, दिस विल हेल्प दोज टैक्स पेयर्स हु आर अवेलिंग द आईटीसी ऑन इनपुट सर्विसेज आल्सो। अब अमेंडमेंट इन सीजीएसटी रूल्स फॉर हैंडलिंग ऑफ पेंडिंग आईजीएसटी रिफंड क्लेम। दोस्तों ये मैं अपने केस के साथ, अपने क्लाइंट के साथ ही रिलेट करके आपको बता देती हूँ। मेरे एक क्लाइंट का रिस्की एक्सपोर्टर में नाम आ गया, बहुत टाइम लग जाता है, अननेसेसरी उसका फंड ब्लॉक हो जाता है, उसका बिजनेस हैम्पर होता है और आपका रिफंड भी नहीं निकल पाता है, इतने ज्यादा डिपार्टमेंटल प्रोसीजर्स रहते हैं। तो अब ये बहुत ज्यादा वेलकम चेंज है। इन्होंने क्या कहा, इन सम केसेस, और एक्सपोर्टर जब जेन्युइन है तब और ज्यादा प्रॉब्लम होती है। अगर आप फ्रॉड कर रहे हो तो वैसे आपका पकड़ा जाना चाहिए अनडाउटेडली, फिर गवर्नमेंट बिल्कुल अपनी जगह सही है। लेकिन अगर जेन्युइन टैक्स पेयर, जेन्युइन एक्सपोर्टर को इस तरह की हार्डशिप फेस करने मिलती है तो प्रॉब्लम होती है, बिजनेस नहीं आगे हो पाता है। तो इसी चलते में देखिए, इन सम केसेस वेयर द एक्सपोर्टर इज आइडेंटिफाइड एज रिस्की एक्सपोर्टर रिक्वायरिंग वेरिफिकेशन बाय द जीएसटी ऑफिसर्स और वेयर देयर इज वायलेशन ऑफ प्रोविजन ऑफ कस्टम एक्ट, या तो आपने वायलेशन किया, बात अलग है, अदरवाइज आप जेन्युइन एक्सपोर्टर होते हुए भी आपके पास बहुत सारी वेरिफिकेशंस होती है जीएसटी ऑफिसर की, इन दैट केस रिस्की एक्सपोर्टर के केस में तो रिफंड क्लेम इन रिस्पेक्ट टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स दे आर बीइंग सस्पेंडेड और विदहेल्ड, या तो उसको रोक ही दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा कि ये वाला क्लेम आपको मिलेगा ही नहीं, या फिर उसको रोक के रखा जाएगा। अब इसी बात को लेकर अमेंडमेंट डाली जाएगी। ये होता कब है, अक्सर जब आपने डायरेक्ट एक्सपोर्ट किया है, यानी एक्सपोर्ट विद पेमेंट ऑफ टैक्स किया है, तो यानी गुड्स के केस में क्या होता था, डायरेक्ट क्रेडिट हो जाता था आपके बैंक अकाउंट में। अब क्या होगा, अमेंडमेंट होगी रूल नंबर 96 में, जहां पे क्या कहा गया, इट हैज बीन रिकमेंडेड टू प्रोवाइड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ सच आईजीएसटी रिफंड क्लेम्स ऑन द पोर्टल इन सिस्टम जनरेटेड फॉर्म RFD 01, यानी डायरेक्ट क्रेडिट नहीं होगा। अब आपको अगर हमें लगेगा भी ना कि आप रिस्की एक्सपोर्टर में हो, तो हम आपको रूट कर देंगे किस तरह से, जैसे आप नॉर्मली विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्सेस यानी अंडर LUT के केस में रिफंड अप्लाई करते हो, उसी तरीके से हम यहाँ पे आपको डायरेक्ट कर देंगे, आपका प्रॉपर चेकिंग के बाद आपको रिफंड रिलीज हो जाएगा, रादर देन कि रिस्की एक्सपोर्टर के केस में साल
सालों साल जब केस चलते हैं, अननेसेसरी प्रॉब्लम हार्डशिप क्रिएट होती, उससे बेटर मैकेनिज्म ये है. सो दिस वुड रिजल्ट इन एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ सच IGST refund claim after due verification by the GST officer and thus benefiting such exporters. तो ये बहुत फायदा देने वाला है. अब रिक्रेडिट ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. अब इसका मीनिंग देखिए, सपोज कीजिए आपने कोई भी रिफंड ऑब्टेन किया, बाद में डिपार्टमेंट ने कहा नहीं ये तो फ्रॉड था, आपको इसको रिवर्ट करना पड़ेगा. आपने रिवर्ट भी कर दिया रिफंड अमाउंट को विद इंटरेस्ट विद पेनल्टी एवरीथिंग डन. बट जो अब अगर आप ध्यान दीजिए, जब आप रिफंड क्लेम करते हो, सपोज कीजिए एक्यूमुलेटेड ITC का, तो इंस्टेंट जैसे आप फॉर्म RFD 01 भरोगे, आपका वो अमाउंट जो है कम हो जाता है, उतना अमाउंट आपका कम हो जाता है. कहां से? क्रेडिट लेजर से. अब आपने पे बैक भी कर दिया, तो क्या वो अमाउंट वापस से क्रेडिट हो गया कि आपके क्रेडिट लेजर में नहीं हो रहा था, ये प्रॉब्लम आ रही थी. तो अब इसीलिए क्या कहा, तो रिक्रेडिट, यानी अगर ऐसे आपका रिफंड अमाउंट आपको वापस करना पड़ता है तो डोंट वरी, जो आपका अमाउंट हमने कम किया था वो आपको वापस मिल भी जाएगा. यानी आइडियली अगर आप नेट अमाउंट देखोगे तो इंटरेस्ट और पेनल्टी का ही आपको डिफरेंस लगेगा. रीजन भी क्योंकि आपने गलत क्लेम किया, आपने वापस कर दिया, तो जो इंटरेस्ट और पेनल्टी बनती है वो आपको जेब से अपनी देनी पड़ेगी. अब it is to be provided in those cases where erroneous refund amount sanctioned to a taxpayer on account of accumulated ITC or on account of IGST paid on zero rated supplies. It is done in contravention of 96(10) of CGST rules, is deposited by him along with interest and penalty. यानी इंटरेस्ट और पेनल्टी के साथ आपने दे दिया. अब a new form PMT 03A is introduced for the same. एक नया फॉर्म इसके लिए लाया जाएगा कि आप अपना वो रिफंड जो रिवर्ट कर रहे हो वो तो आप कर दो, लेकिन साथ साथ अब जो क्रेडिट आपने पहले अमाउंट कम कर रखा था अपने क्रेडिट लेजर का, वो वापस बढ़ जाएगा. यानी आपको डबल चोट नहीं लगेगी. ठीक है. दिस विल एनेबल द टैक्स पेयर्स टू गेट द रिक्रेडिट ऑफ द अमाउंट ऑफ एरोनियस रिफंड पेड बाय देम इन देयर इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर. बहुत ही वेलकम चेंज है. एटलीस्ट गवर्नमेंट ने एड्रेस किया कि हाँ ये इशू फेस कर रहे थे टैक्स पेयर्स. कमिंग फॉरवर्ड, अब इसके बाद देखिए, बहुत बारी आपने देखा है अभी तक 5 साल में ये प्रॉब्लम रही है. इंटरेस्ट जो लगेगा वो किस पे होगा पे, क्या क्रेडिट लेजर के पूरे अमाउंट पे होगा, या अमाउंट जितना हमने यूटिलाइज किया अवेलमेंट पे लगेगा, अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन पे लगेगा. हमेशा गवर्नमेंट ने अपनी इंटेंशन बताई कि नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ यूटिलाइजेशन पे लगेगा. फाइनेंस एक्ट में भी चेंज लाया गया, तो अब इन्होंने क्या कहा कि अब हम उसको अर्लीस्ट में इंप्लीमेंट भी कर देंगे, और ये रेट्रोस्पेक्टिवली इंप्लीमेंट होगा. याद रखिएगा दोस्तों. सेकेंडली, अब आपको याद होगा एक PMT 09 करके हमारे पास फॉर्म आया था, जहां पे हम हेड्स चेंज कर सकते थे. गलती से अगर मैंने IGST में पैसा डिपॉजिट करा दिया तो उसका हेड में चेंज करके CGST SGST में कन्वर्ट कर सकती थी ताकि मैं पेमेंट कर सकूं. सेम वेज अगर मैंने गलत GST नंबर में पेमेंट करा दी, मानो मेरी 10 एंटिटी है, मेरे को फर्स्ट एंटिटी के थ्रू टैक्स पेमेंट करानी थी, बट मैंने उतना अमाउंट सेकेंड एंटिटी के कैश लेजर में जमा करा दिया, तो फिर मेरे को प्रॉब्लम हो गई, मेरे वर्किंग कैपिटल इंपैक्ट हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी. तो इसके लिए भी बात करी गई थी लास्ट टाइम कि हाँ इसके लिए फॉर्म लाया जाएगा, पोर्टल पे प्रोविजनिंग की जाएगी. तो अब वही चीज कही है कि इस प्रोविजन को भी जल्द से जल्द हम लोग इंप्लीमेंट करेंगे, ताकि क्या हो, ताकि आपकी एम्बिग्विटी खत्म हो, क्लैरिटी आए, और आपकी जो वर्किंग कैपिटल है यानी इंप्रूविंग द लिक्विडिटी एंड कैश फ्लोज ऑफ सच टैक्स पेयर्स वो भी हो सके. तो आई होप ये भी हम लोग के लिए बहुत ही बेनिफिशियल पॉइंट है. मूविंग फॉरवर्ड, अब उसके बाद आ जाता है आपके पास इंटरेस्ट को लेके, जो है आज तक कोई मैकेनिज्म नहीं बताया गया कि कैसे आपको इंटरेस्ट लगाना है या कैलकुलेट करना है. तो बहुत जल्दी ही, यानी आफ्टर 5 years ऑफ GST, गवर्नमेंट को ये रियलाइज हुआ, अब इसका प्रॉपर मैकेनिज्म या प्रॉपर जो फॉर्मूला होता है वो भी ले डाउन किया जाएगा कि कैसे आपको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है. होपफुली वो सही हो, नहीं तो उस पर भी लिटिगेशन अपने आप ही बहुत ज्यादा जनरेट हो जाएगी. कमिंग फॉरवर्ड, GSTR 4 और CMP 08 की डेडलाइंस एक्सटेंड हो गई है, जिस वजह से बेसिकली आपकी लेट फीस एक्सटेंड वेव ऑफ कर दी गई है. ठीक है. अब आगे चलते हैं एक और पॉइंट पे हम लोग. Now, present exemption on IGST on import of goods under Advance Authority Authorization, EPCG scheme, EOU scheme, it shall continue, और e-wallet का स्कीम अभी हम परस्यू नहीं करा रहे. यानी इस तरह के बहुत सारे एग्जाम्पशन आ रहे हैं. और दोस्तों एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ प्रेस रिलीज है, अभी इसकी नोटिफिकेशन या सर्कुलर नहीं आया. वंस इट्स नोटिफिकेशन इज इशूड या सर्कुलर आ गया, तभी ये वैलिड और लीगल माना जाएगा. अभी सिर्फ ये कि प्रेस रिलीज है, ये सुझाव है. जब इसके नोटिफिकेशन आ जाएंगे तभी आप इसको मानिएगा कि हाँ ये इंप्लीमेंट हो गया है. मूविंग फॉरवर्ड, इशुएंस ऑफ द फॉलोइंग सर्कुलर्स. अब बहुत सारे
सारे एरियाज में इश्यूज थे, प्रॉब्लम थे, उनके रिस्पेक्ट में सर्कुलर्स लाए जाएंगे ताकि जो इश्यूज है उनको रिजॉल्व किया जा सके। अब इश्यूज क्या है? क्लैरिफिकेशन ऑन क्लेमिंग द रिफंड अंडर इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर वेयर द सप्लायर इज सप्लाइंग गुड्स अंडर सम कंसेशनल नोटिफिकेशन। आप गुड सप्लाई कर रहे हो कंसेशनल नोटिफिकेशन में और आपका इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में रिफंड बनता है, तो ऐसे सिचुएशन में जो रिफंड बनेगा उसके लिए गाइडलाइंस जो है वो लेके आएगी गवर्नमेंट। नाउ मूविंग फर्दर, क्लासिफिकेशन ऑन वेरियस इश्यूज relating to applicability of demand and penalty provisions under CGST Act in respect to transaction। अब बहुत सारे आपने सुने फेक इनवॉइसेस के केस आ रहे हैं, इसने फेक इनवॉइस कर लिया, इसने फेक इनपुट ले लिया, ये सेल्स चढ़ाए जा रहे हैं, इस तरह की फेक बिलिंग हो रही है। उन सब के रिगार्ड में क्या डिमांड होनी चाहिए, क्या पेनल्टी होनी चाहिए, किस तरह से उस पर्टिकुलर केस को हैंडल किया जाएगा, वो सारी चीजों के रिस्पेक्ट में सर्कुलर लाया जाएगा। बिकॉज कई बारी ऑफिसर बहुत ज्यादा हार्श हो जाते हैं, उनको इतनी पावर्स एक्सरसाइज कर लेते हैं जो आइडियली उनके पास होती नहीं है। तो वो सारी चीजों को देखते हुए कि भाई ऑफिसर्स भी वेल विद इन पावर्स रहे और साथ में अगर कोई गिल्टी है तो उसको प्रॉपर पनिशमेंट मिले, वो देखते हुए इस तरह के सर्कुलर्स और गाइडलाइंस को लाया जाएगा। मूविंग फर्दर कि अगर आपका आईटीसी, देखिए अब 3B में हम आईटीसी लेते हैं, क्या हम सही ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, ब्लॉक क्रेडिट का क्रेडिट तो नहीं ले रहे हैं, हमने अगर इंटरस्टेट सप्लाई करी तो हमने प्लेस ऑफ सप्लाई सही स्पेसिफाई करी या नहीं, इस तरह की चीजों को भी ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। बिकॉज इससे क्या होता है, गवर्नमेंट जो आगे फर्दर अपनी स्टेट्स में फंड पास ऑन करती है वो इंपैक्ट कर जाता है। तो इन्होंने क्या कहा, मैंडेटरी फर्निशिंग ऑफ करेक्ट एंड प्रॉपर इंफॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टेट सप्लाईज की, कोई इंटरस्टेट सप्लाई है तो क्या है, कैसे है, क्या प्लेस ऑफ सप्लाई है, और आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट कोई इनएलिजिबल और ब्लॉक तो नहीं जिसका आपने क्रेडिट ले लिया, तो वो सब चीजों को देखते हुए भी क्लैरिफिकेशन लाई जाएगी। फिर और क्लैरिफिकेशन किसके रिगार्ड में लाई जाएगी, डीम्ड एक्सपोर्ट के रिगार्ड में आएगी। इंटरप्रिटेशन ऑफ जो सेक्शन 17(5) नॉर्मल टर्म्स में बात करें तो ब्लॉक क्रेडिट किस कब कब होगा उसके लिए आएगा। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में जो बहुत ज्यादा परक्विजिट्स होते हैं एज पर कॉन्ट्रैक्ट, उनके रिगार्ड में क्या टैक्सेबल है, क्या नहीं है, कब होगा कब नहीं होगा टैक्स, तो वो सब पे भी क्लैरिटी लाई जाएगी। देन यूटिलाइजेशन ऑफ द अमाउंट अवेलेबल इन क्रेडिट लेजर एंड कैश लेजर फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स एंड अदर लायबिलिटीज। अब कई बारी हम लोग को पेमेंट करनी होती है, कभी इंटरेस्ट की, कभी पेनल्टी की, कभी सो एंड सो, बहुत सारे अमाउंट्स होते हैं। तो उसमें कब आप क्रेडिट लेजर को यूज कर सकते हो, कब आपको कैश लेजर से पेमेंट करनी है, तो ये सारी चीजों के ऊपर भी एक सर्कुलर आएगा। नाउ अब 9 और 9A फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो अभी जा चुका है, 21-22 की जो अभी हमें एनुअल रिटर्न भरनी है, उसके लिए एनुअल रिटर्न आपको कब तक नहीं भरनी, अगर आपका टर्नओवर अप टू 2 करोड़ है, 2 करोड़ से ज्यादा है तो डेफिनेटली भरनी रहेगी, लेकिन उससे कम है तो नहीं भरनी रहेगी। मूविंग फॉरवर्ड, बहुत बढ़िया चेंज एक्सपोर्टर्स के लिए वंस अगेन। अब अगर आपने ड्यूटी स्क्रिप्ट्स सेल आउट करी, सप्लाई करी जो कि एग्जेम्प्टेड है, उस पे हमें आईटीसी रिवर्सल करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, क्योंकि अगर हम नॉर्मल जो सेक्शन 6 जो इनपुट के सेक्शंस है, सेक्शन 16, सेक्शन 17 एक्सेट्रा, वो क्या कहते हैं कि अगर आपने कोई भी एग्जेम्प्टेड सप्लाई करी तो अकॉर्डिंगली आपको इनपुट भी रिवर्स करना पड़ेगा, तो यहां पे वो बेनिफिट दे रहे हैं आपको। मूविंग फॉरवर्ड, आप कैसे पेमेंट करते थे जीएसटी टैक्सेस की, ठीक है, आप ओवर द काउंटर आप जाके कैश जमा करा पाते थे, आप अकॉर्डिंगली नेट बैंकिंग कर पाते थे, लेकिन अब आपको यूपीआई और आईएमपीएस का भी ऑप्शन दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास और मेजर चेंजेस हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। बहुत बढ़िया चेंज क्या है, मेजर्स फॉर स्ट्रीमलाइनिंग द कंप्लायंसेस इन जीएसटी। अगर आपने देखा होगा कि आप रिटर्न्स टाइमली फाइल नहीं कर रहे हो, आपने सपोज कीजिए कॉन्टिन्यूअस पीरियड तक आपने रिटर्न फाइल नहीं करी, तो रूल 21A क्या कहता है, आपके रजिस्ट्रेशन को सस्पेंड कर दिया जाएगा। अब सस्पेंशन को हटाने के लिए आजकल क्या था, डिपार्टमेंट में जाओ, बात करो, 10 तरह की कॉरेस्पॉन्डेंस करो, तब जाके वो हटता था। तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा, द टाइम यू विल फाइल योर रिटर्न्स, जैसे ही आप वो डिफॉल्ट को करेक्ट कर दोगे तो बाय डिफॉल्ट वो सस्पेंशन हटके आपका एक्टिव हो जाएगा रजिस्ट्रेशन, यानी अब आपको डिपार्टमेंट के फालतू चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। बहुत बढ़िया है अमेंडमेंट ये। फिर उसके बाद जीएसटीआर 3B में चेंज लाया जाएगा, अमेंडमेंट का ऑप्शन लाने की बात करी जा रही है, तो इसके लिए पब्लिक डोमेन में रखा जाएगा, इस पॉइंट को आपसे सजेशन लिए जाएंगे और अकॉर्डिंगली 3B में अमेंडमेंट का ऑप्शन लाया जाएगा। फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, आपको पता है कोविड था 2020, 21 और 22 जनवरी फरवरी तक, तो इन्होंने क्या कहा कि अगर आप रिफंड फाइल कर रहे हो तो हम मान के चलेंगे जो आपका वो 2 साल का रेलेवेंट पीरियड होता है उसमें हम इस टाइम पीरियड को एक्सक्लूड करके चलेंगे। कब से, 1 मार्च 2020 से लेकर 28 फरवरी 2022 तक, फॉर कैलकुलेशन ऑफ लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग रिफंड क्लेम बाय एन एप्लीकेंट अंडर सेक्शन 54 और 55 एज वेल एज डिमांड और ऑर्डर बाय प्रॉपर ऑफिसर फॉर एरोनियस रिफंड। अगर कोई डिमांड निकालनी है, ऑफिसर को लगता है अपने गलत रिफंड ले ले, तो उसके लिए भी ये 2 साल एक्सक्लूड करे जाएंगे,
ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, हमारा ट्रिब्यूनल जो आज तक सेटअप नहीं हुआ उसको एक्सपीडाइट किया जाएगा, उसको सेटअप किया जाएगा, क्योंकि अगर आपको कोई भी परेशानी आती है, आप ऑर्डर को अपील करना चाहते हो, कहां जाओगे, ट्रिब्यूनल तो बना ही नहीं हुआ है, हाई कोर्ट तो सारी चीजें नहीं एंटरटेन कर सकता, उसके पास इतना टाइम ही नहीं, तो ये ट्रिब्यूनल्स को एस्टैब्लिश किया जाएगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब कुछ रेट्स की डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं, बाकी तो जैसे ही नोटिफिकेशंस आएंगे तब हम डिस्कस करेंगे। देखिए, रेट रैशनलाइजेशन टू रिमूव द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तरफ तो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के रिफंड में इनपुट सर्विसेज को भी ऐड किया गया, लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारी चीजों का रेट बढ़ा दिया ताकि वो उस चीज के लिए एलिजिबल ही ना हो इस तरह के रिफंड के लिए। तो आप चेक कर लीजिएगा कि कहीं आप इस पर्टिकुलर सर्विसेज में या गुड्स में तो नहीं फॉल कर रहे हो। मूविंग फॉरवर्ड, और बहुत सारी चीजों के रेट्स चेंज कर दिए गए। अच्छा, एक ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेस में बहुत ज्यादा डाउट था, अभी मेरे पास रीसेंट में भी आए थे ये, कि किस तरह से मैम हम रेट क्या लगाएं। अगर आप अमेज़न पे भी देखोगे ना, कुछ लोग 5% लगा रहे हैं, कुछ लोग 12% लगा रहे हैं, एक कोई यूनिफॉर्मिटी ही नहीं है। तो अब इन्होंने इस चीज को 12% से हटा के 5% में कर दिया है, तो ऑब्वियसली यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, बेनिफिट रहेगा, मार्केट यूनिफॉर्म रहेगी, तो टैक्स पेयर्स को, ट्रेड यूनियंस को बहुत बेनिफिट करेगी चीजें। मूविंग फॉरवर्ड, अब एग्जेम्पशंस जीएसटी के हटा दी गई है और उसकी जगह उसको टैक्सेबल कर दिया गया है, वो सारे नीचे हेड्स मेंशन्ड है। ठीक है, सेम वे सर्विसेज के केस में भी कई जगह किया गया है, तो वो बात अलग आ जाती है। होटल अकोमोडेशन जिसका 1000 रुपए पर डे का है, उसको भी टैक्स कर दिया गया 12% पे। देन आईसीयू के अलावा कोई भी आप हॉस्पिटल में बेड लेते हो, कोई रूम लेते हो, जिसका रेंट, आपका पेमेंट जो है 5000 पर डे पर पेशेंट से ज्यादा चार्ज करा अगर हॉस्पिटल, तो उसको भी चार्ज किया जाएगा 5% विदाउट आईटीसी पे। आगे ऑनलाइन गेम्स, रेस कोर्स और कसिनोज, इन सब पे भी टैक्सेबिलिटी को लाया जाएगा, तो इनके लिए प्रॉपर अभी मीटिंग होएगी और मीटिंग होने के बाद प्रॉपर रिपोर्ट के साथ आपके पास लाया जाएगा। देन आपके पास और बहुत सारे रेट चेंजेस आए हैं जो हम लोग और आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि ये जो चेंजेस आए हैं काउंसिल के, आपको एक कंप्लीट नॉलेज मिली होगी इस वीडियो से। अच्छी लगी है तो डेफिनेटली प्लीज शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, बट डेफिनेटली स्टे ट्यून टू माय चैनल बिकॉज जुलाई में अब बहुत सारे सर्कुलर्स नोटिफिकेशंस आने वाले हैं, सभी हम आप तक लेके आएंगे विद प्रॉपर डिटेल्स एंड इन कंप्लीट फॉर्म। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।